तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2। जो हम प्रैक्टिकल की बुक हमने स्टार्ट की थी उसका पहला लेसन आंकड़े स्रोत और संकलन, डाटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। तो उसका आज हम पार्ट दूसरा देखने जा रहे हैं। तो इसे हम बड़ा धीरे धीरे हम इसे चलाएंगे क्योंकि इसमें ऐसा है कि थोड़े से न्यूमेरिक हैं, तो न्यूमेरिक समझने में थोड़ा समय लगता है। तो इसके लिए हम इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो आज इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो कल हमने यहाँ से यहाँ पर छोड़ दिया था, आज यहाँ से हमने इसे शुरू करना है। आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। ठीक, टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा अभी भी न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, हमने कल भी देखा था, इसके बारे में बात की थी कि अगर हमें जनसंख्या दिखानी है, एग्रीकल्चर के बारे में दिखाना है, या मिनरल्स के बारे में बात करनी है, या हाइट एंड वेट के बारे में बात करनी है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, तो हम क्या करेंगे, डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो सॉलिड और वैलिड माना जाएगा। तो चलिए, आंकड़ों का सारणीयन, अब इसे हम सारणीबद्ध और भी करेंगे, और दूसरा इसका वर्गीकरण भी अलग अलग तरीके से हम डाटा का करेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक साधनों, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स हमने देखे थे डेटा कलेक्ट करने के, द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े प्रारंभ में बहुत कम समझ में आने वाली सूचनाओं के एक उलझे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। पहले तो ये एकदम समझ में नहीं आते हैं, उलझे से लगते हैं। यह आंकड़ा संरचना कच्चा आंकड़ा कहलाती है। तो ये जो आंकड़ा संरचना है, जो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से जो डेटा मिलता है, वो कैसा डेटा कहलाता है? रॉ डेटा कहलाता है, या कच्चा डेटा हमें उसे कच्चे रूप में हमें वो प्रस्तुत मिलता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने और उपयोग में लाने के लिए उन अपरिष्कृत कच्चे आंकड़ों के सारणीयन और वर्गीकरण की जरूरत होती है। तो उसको हम सारणीबद्ध और वर्गीकरण करते हैं उनका। तो इसके एग्जाम्पल आगे को हम समझते रहेंगे, तो वहां पर हमें और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सांख्यिकीय सारणी, स्टैटिस्टिकल टेबल, आंकड़ों को संक्षिप्त करने और प्रस्तुत करने के सबसे साधारण उपायों में से एक है। यह आंकड़ों की कॉलम और पंक्तियों में की गई एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। इस सारणी का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण को आसान और तुलना को सरल बनाना है। तो अगर हम सांख्यिकीय सारणी या स्टैटिकल टेबुलेशन अगर हम करते हैं किसी भी डेटा का, तो वहाँ पर उसे बताने में बड़ी आसानी होती है, उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है बड़ी आसानी से और समझा जा सकता है। तो कैसे आगे को हम देखेंगे, या किसी के साथ कंपेयर करना हो तो वहाँ पर भी उसे कर सकते हैं। इस सारणी से पाठकों को वांछित सूचना शीघ्र मिल जाती है। इस प्रकार तालिकाएं विश्लेषक के लिए कम स्थान में आंकड़ों के विशाल समूह को प्रस्तुत करना संभव बनाती हैं। अब हम देखेंगे आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण। ठीक, डेटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये कैसे होता है? आंकड़ों का संग्रह, सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण या तो निरपेक्ष रूप से प्रतिशत में अथवा संकेत सूची के रूप में होता है। निरपेक्ष आंकड़ा, एब्सोल्यूट डेटा इसे हम कहते हैं। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें निरपेक्ष आंकड़े अथवा कच्चा आंकड़े कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या, एक फसल अथवा एक निर्माण उद्योग का कुल उत्पादन, सारणी 1.1, भारत और उसके कुछ चुने हुए राज्यों की जनसंख्या निरपेक्ष आंकड़े दर्शाते हैं। तो यहाँ पर फर्दर ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो निरपेक्ष आंकड़े हैं, या जो हमारे एब्सोल्यूट डेटा है, वो एब्सोल्यूट डेटा एक तरीके से कच्चा डेटा या रॉ डाटा ही कहलाता है। अभी रॉ डेटा कैसे है? रॉ डेटा ऐसे है यहाँ पर कि एक देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें मेल एंड फीमेल कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, अर्बन एंड रूरल कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट टोटल हमें पॉपुलेशन दे दी जा रही है, या हमें एक फसल दे दी जा रही है, क्रॉप्स के बारे में पूरी डेटा दे दिया जा रहा है। निर्माण उद्योग है जो हमारा, उसमें टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन में किस किस टाइप का प्रोडक्शन है ये नहीं बताया जा रहा है। तो इसे निरपेक्ष डेटा या एब्सोल्यूट डेटा या कच्चा डेटा भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रतिशत अनुपात, ठीक, परसेंटेज एंड रेशियो में आप कैसे डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, ये सब टेबुलेशन और वर्गीकरण है, हाँ, डेटा का, ठीक। कई बार आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं जो एक सामान्य प्राचल से परिकलित होते हैं, जैसे साक्षरता दर अथवा जनसंख्या की वृद्धि दर, कृषि उत्पादों अथवा औद्योगिक उत्पादों का प्रतिशत। सारणी 1.2 विभिन्न दशकों की भारत की साक्षरता दर को प्रदर्शित प्रतिशत रूप में प्रस्तुत करती है। साक्षरता दर का परिकलन इस प्रकार किया गया है। तो साक्षरता दर निकालने का क्या रूल रहता है? कुल साक्षर व्यक्ति, टोटल लिटरेट पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। कुल साक्षर व्यक्ति बट्टे कुल जनसंख्या गुणा 100 अगर आप करेंगे तो आपकी साक्षरता दर प्रतिशत में निकल आएगी। तो अगर आपको परसेंटेज में डेटा निकालना है तो आप परसेंटेज में इस तरीके से साक्षरता दर निकाल के यहाँ पर रखी हुई है, 1951 टू 2011। तो यहाँ पर 1951 में इतने व्यक्ति साक्षर थे, उसमें मेल इतने थे, फीमेल इतने थे। और 2011 में आप देखिए 73% टोटल पॉपुलेशन हमारी लिटरेट है, 80% मेल है और 64% फीमेल है। फीमेल अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा लिटरेसी रेट डाउन है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिटरेट फीमेल कौन से देश की हैं वो आप लिखिएगा कमेंट में। सर्वाधिक साक्षर महिलाएं किस देश की हैं फिर मैं कल बताऊंगा। वैसे आप कमेंट में लिखते तो नहीं है, बट इसे लिखा करें, सर्वाधिक साक्षर महिलाएं किस देश की हैं। ठीक, उस कंट्री का नाम आपको लिखना है कि सर्वाधिक साक्षर महिलाएं किस देश की हैं, उस देश का नाम आपको बताना है कमेंट में। ठीक, तो यहाँ पर हमने देख लिया प्रतिशत में कैसे हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। भारत में चुने हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या सन 2011 के आधार पे, तो पहले हमारे जो रॉ डेटा मिल रहा था हमें, या हमें निरपेक्ष एब्सोल्यूट डेटा मिल रहा था, उस आधार पे हमने देखा जम्मू कश्मीर में टोटल पॉपुलेशन इतनी है, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से पॉपुलेशन, बिहार में टोटल हमने 10 स्टेट देखे और टोटल पॉपुलेशन इंडिया की ये है 2011 के आधार पे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सूचकांक के आधार पे, इंडेक्स। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकी माप है जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों से संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों की माप करता है, बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप में अर्थशास्त्र, व्यवसाय में लागत और माप में आए परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। सूचकांक के परिकलन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां, फिर भी साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है, जो निम्नलिखित सूत्र है। तो ये इसका रूल है जो आपको सूचकांक में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिग्मा Q1, तो यहाँ पर दिया गया है वर्तमान वर्ष में उत्पादित उत्पादन का योग, और सिग्मा Q0 यहाँ पर दिया गया है आधार वर्ष के उत्पादन का योग। साधारणतया आधार वर्ष का मूल्य 100 लिया जाता है और उसके आधार पर सूचकांक गणना की जाती है। उदाहरण के लिए तालिका 1.3 भारत में लौह अयस्क के उत्पादन 1970 से 71
को आधार वर्ष मानते हुए 1970 से 71 से सन 2002 से 1 तक सूचकांकों में परिवर्तन को दर्शाती है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन, तो भारत में जो लौह अयस्क का उत्पादन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रूल वही लगाया गया है। ये आपका वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1972 1971 में कितना हुआ है? 32.5 मीट्रिक टन। तो इतना उत्पादन हुआ है, तो वर्तमान वर्ष का उत्पादन इतना है जी। और आधार वर्ष यहाँ पर क्या माना गया है? यहाँ पर आधार वर्ष माना गया है तालिका 1.3 भारत में लौह अयस्क के उत्पादन और 1970 से 71 को आधार वर्ष माना गया। तो इसी को आधार वर्ष भी यहाँ पर माना गया है। साधारणतः हम 100 को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आधार वर्ष किसे माना गया है? 70 से 71 वाला जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन हुआ है, तो इसी को आधार वर्ष माना गया इंटू 100। तो ये निपट गए और यहाँ पर 100 रह गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी सेम प्रोडक्शन जो हुआ है हमारा, तो प्रोडक्शन 42.2 मीट्रिक टन हुआ है। और इतना प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? इसे 1972 1971 को अगर हम आधार मानेंगे तो उस आधार पे इसे डिवाइड यहाँ पर सॉल्व करके 130। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने आधार वर्ष क्या माना है? 1971। तो ये हो गया और ये हो गया। तो इस तरीके से भी डेटा आपके निकाले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम आंकड़ों का प्रक्रमण, या ऐसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा का प्रोसेस कैसे होता है, डेटा डेटा काम कैसे करता है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखते हैं। क्योंकि डेटा को अगर आप दिखाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। चलिए, कच्चे आंकड़ों का प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्गों में उनके सारणीयन और वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर तालिका 1.4 में दिए गए आंकड़े का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि वे किस प्रकार प्रक्रमित हैं। प्रोसेसिंग किस तरीके से डेटा की होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। हम देख सकते हैं कि दिया गया आंकड़ा अवर्गीकृत है, इसलिए सबसे पहला कदम अपरिष्कृत आंकड़ों की मात्रा का बोधगम्य लघुकरण करके उनको वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेंज करेंगे। अगला है आंकड़ों का वर्गीकरण, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब डेटा को आप ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि रॉ डेटा अगर आपको मिलता है, कच्चा डेटा मिलता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं वो डेटा बना हुआ है, सारणीबद्ध नहीं किया गया है, ग्रुपिंग में नहीं डाला गया है, या कोई बार डायग्राम किसी तरीके की चीज़ें नहीं बनाई गई हैं, तो डेटा समझने में बड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम उस डेटा को अगर सॉलिड वर्गीकरण उसका करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो उसे हमसे आसानी से उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। कच्चे आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्याओं को निर्धारित करना होता है, जिसमें अपरिष्कृत आंकड़े अपने अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्ग अंतराल का चुनाव और वर्गों की संख्या अपरिष्कृत आंकड़ों के परिसर और वर्गीकरण के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं। तालिका 1.4 में दिए गए कच्चे आंकड़े 2 से 96 तक हैं। सुविधा के लिए हम आंकड़ों को प्रत्येक इकाई में 10 इकाइयों के अंतराल तक के साथ 10 वर्गों में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और तालिका 1.5 में दर्शाए गए हैं। तो तालिका 1.5 नीचे हम देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। भूगोल विषय में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, तो 60 स्टूडेंट हैं, उनके प्राप्तांकों को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टेबल में रख दिया है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक में 6 विद्यार्थी हमने रखे हुए हैं। तो अगर आप इसे इस तरीके से सारणीबद्ध भी कर सकते हैं, बट सभी के टोटल स्टूडेंट कितने, 60 हमारे पास स्टूडेंट हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, कल हम यहाँ से हल्का सा न्यूमेरिक स्टार्ट करेंगे, वर्गीकरण की प्रक्रिया। ठीक, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस चीज़ को हम कल देखेंगे।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।